भारत का इतिहास अनेक सम्राटों और योद्धाओं की गाथाओं से भरा पड़ा है। उन्हीं में से एक प्रमुख नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का। बाबर न केवल मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, बल्कि वह एक ऐसा योद्धा, लेखक और रणनीतिकार था जिसकी विरासत ने भारत के इतिहास को नई दिशा दी। यह लेख विशेष रूप से बाबर के आगमन, इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत की पहली लड़ाई और राणा सांगा के उस ऐतिहासिक किरदार पर आधारित है जिसने बाबर को हिंदुस्तान बुलाया। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना, वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। वह तैमूर लंग की वंश परंपरा से था और उसकी माता चंगेज खान की वंशज थीं। बाबर को बहुत ही कम उम्र में अपने पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद फरगना की गद्दी मिली। उस समय बाबर मात्र 12 वर्ष का था। कम उम्र और अनुभवहीनता के बावजूद उसने बहादुरी से अपने राज्य की रक्षा की। बाबर की प्रारंभिक महत्वाकांक्षा समरकंद को जीतने की थी, जो तैमूरी साम्राज्य का गौरवशाली केंद्र था। लेकिन बार बार के संघर्ष और पराजयों के कारण बाबर को अंततः फरगना और समरकंद दोनों छोड़ने पड़े। फिर उसने काबुल पर अधिकार जमाया और वहीं से अपने साम्राज्य के विस्तार की योजना बनाई। भारत उस समय दिल्ली सल्तनत के अधीन था और इब्राहिम लोदी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। लोदी वंश के अंतर्गत साम्राज्य कमजोर होता जा रहा था और प्रजा असंतुष्ट थी। यही वह समय था जब राणा सांगा, मेवाड़ के शासक और कुछ अन्य भारतीय राजाओं ने बाबर को भारत आने के लिए आमंत्रित किया। राणा सांगा, जो मेवाड़ के सबसे शक्तिशाली और सम्मानित राजाओं में गिने जाते थे, ने बाबर से संपर्क किया। राणा सांगा की योजना थी कि बाबर को दिल्ली के लोदी वंश के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। उनका मानना था कि यदि इब्राहिम लोदी को हराया जाए तो उत्तरी भारत में हिंदू शक्तियों की वापसी हो सकेगी। इसके बदले में राणा सांगा ने बाबर को मदद देने का वादा किया था। बाबर ने राणा सांगा की इस पेशकश को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखा और 1525 में भारत की ओर कूच कर दिया। बाबर का सपना था कि वह भारत में एक स्थायी और संगठित शासन स्थापित करे, जैसा उसके पूर्वजों ने मध्य एशिया में किया था। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम सुल्तान था। वह बलबन और अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुल्तानों की तरह सख्त और कठोर था, लेकिन उसमें राजनीतिक सूझबूझ की कमी थी। उसने अपने दरबारियों, राज्यपालों और सैनिकों को नाराज कर दिया था। नतीजा यह हुआ कि कई अफगान सरदारों ने बाबर से मिलकर उसे भारत बुलाया। बाबर के दिल्ली आगमन से पहले ही इब्राहिम लोदी की स्थिति कमजोर हो चुकी थी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ऐतिहासिक टक्कर 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में हुई। यह युद्ध भारत के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। बाबर के पास केवल 12,000 से 15,000 सैनिक थे, जबकि इब्राहिम लोदी की सेना 1 लाख से अधिक थी और उसमें 1,000 हाथी भी शामिल थे। लेकिन बाबर ने मध्य एशियाई युद्ध तकनीक और तोपों का प्रयोग करके इस विशाल सेना को पराजित कर दिया। उसने तुल्लुगमा और अरबसेज नामक रणनीति अपनाई, जिसमें सेना को केंद्र और पंखों में बांटा गया और तोपों से घेराबंदी की गई। इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा गया और बाबर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यह युद्ध न केवल एक साम्राज्य के अंत का प्रतीक था, बल्कि एक नए युग, मुगल युग की शुरुआत का भी संकेत था। बाबर का शासन और संघर्ष। दिल्ली पर अधिकार के बाद बाबर को यह एहसास हुआ कि शासन स्थापित करना आसान नहीं है। कई अफगान सरदारों और राजपूतों ने बाबर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। सबसे बड़ी चुनौती राणा सांगा से ही आई, जिसने बाबर की दिल्ली विजय के बाद उससे संबंध तोड़ दिए और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। राणा सांगा का मानना था कि बाबर भारत से वापस लौट जाएगा, लेकिन बाबर की मंशा यहीं पर स्थायी शासन करने की थी। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर और राणा सांगा की सेनाएं आमने सामने आईं। बाबर ने इस युद्ध में भी विजय प्राप्त की और अपने शासन की नींव और मजबूत की। बाबर का योगदान। बाबर ने भारत में मुगल शासन की नींव रखी। उसने भारत में एक नई संस्कृति, प्रशासनिक प्रणाली और सैन्य रणनीति की शुरुआत की।
बाबर स्वयं एक योग्य लेखक भी था। उसकी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी बबूरनामा उस समय की ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक स्थितियों का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई। उस समय उसकी उम्र केवल 47 वर्ष थी। कहा जाता है कि उसके बेटे हुमायूं की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और बाबर ने प्रार्थना की कि उसके पुत्र की बीमारी उसके शरीर में स्थानांतरित हो जाए। कुछ इतिहासकार इसे एक प्रतीकात्मक कथा मानते हैं, लेकिन यह बाबर के पिता स्नेह को दर्शाती है। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली। हालांकि हुमायूं को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाबर की विरासत और उसके द्वारा रखी गई प्रशासनिक नींव ने हुमायूं को सहारा दिया। बाबर ने अपने पुत्र को शासन की जो विरासत सौंपी, वह सिर्फ एक क्षेत्रीय साम्राज्य नहीं था, बल्कि एक विचारधारा थी जिसमें सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक समरसता और धर्मनिरपेक्षता का अद्भुत संतुलन था। बाबर को प्रकृति प्रेमी और बाघों का दीवाना कहा जाता है। मध्य एशिया में जो बाग बगीचों की परंपरा थी, उसे वह भारत में भी लेकर आया। दिल्ली, आगरा और लाहौर जैसे शहरों में बाबर ने फारसी शैली में बाग बनवाए, जिन्हें चार बाग शैली कहा जाता है। इस शैली में बाग को चार बराबर हिस्सों में बांटा जाता था और उसके बीचों बीच जलधारा या फव्वारे होते थे। आगरा का रामबाग, जिसे पहले आराम बाग कहा जाता था, बाबर द्वारा बनवाया गया पहला फारसी शैली का बाग माना जाता है। बाबर का मानना था कि हर सुंदर स्थान पर एक बाग होना चाहिए जो स्वर्ग की छवि को धरती पर प्रस्तुत करे। हालांकि बाबर का शासनकाल बहुत लंबा नहीं था, लेकिन उसने जो स्थापत्य की नींव रखी, वह आगे चलकर अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय में अपने चरम पर पहुंची। बाबर की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल दिल्ली को जीतना नहीं थी, बल्कि भारत में एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखना था जो कला, संस्कृति, प्रशासन और सहिष्णुता का उदाहरण बन गया। बाबर ने दिखा दिया कि एक विजेता केवल तलवार से नहीं, बल्कि अपनी दृष्टि, विचार और मानवीयता से इतिहास बनाता है। उसने भारत में एक ऐसी व्यवस्था की शुरुआत की जिसमें फारसी संस्कृति, तुर्क मैगल, सैन्य रणनीति और भारतीय जमीन की विशेषताओं का अद्भुत मिश्रण हुआ। बाबर ने जिन मूल्यों की नींव रखी, वे भविष्य में मुगलों की शक्ति और प्रतिष्ठा के आधार बने। बाबर की कहानी एक संघर्ष से शुरू होकर एक साम्राज्य की स्थापना तक पहुंचती है। उसकी जीवन यात्रा केवल एक तैमूरी राजकुमार से मुगल सम्राट बनने तक की नहीं, बल्कि एक ऐसे दृष्टिकोण की है जिसने भारत के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। साहित्य, स्थापत्य, युद्ध रणनीति और प्रशासन, हर क्षेत्र में बाबर का प्रभाव स्पष्ट है। वह विजेता था पर संवेदनशील, वह बादशाह था पर प्रकृति प्रेमी, वह योद्धा था पर लेखक भी। बाबर की ये विविध छवियां उसे अन्य सम्राटों से अलग करती हैं। उसकी विरासत आज भी भारत के इतिहास, स्थापत्य, साहित्य और प्रशासन में जीवित है।